हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम दिल्ली पुलिस के पीएम सर की लेक्चर 5 के नोट्स देखने वाले हिंदी के, जो वो हिंदी नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनके लेक्चर 5 के नोट्स हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो उनको हम देखने वाले हैं बहुत जल्दी से, बहुत क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बाद में बताता हूँ कि PDF कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और कुछ भाई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाए तो मैं बता दूँ जैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। आप देखना, मैं बता देता हूँ, अभी बता दूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि समवर्ती सूची के कानूनों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। तो दोस्तों इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उन पर बताना है कि दोनों सही हैं या गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों सही हैं, तो इसका मतलब इनको याद कर लेंगे। पहला कथन है विवाद की स्थिति में संघ का कानून राज्य के कानून पर प्रावधान होगा। यानी दोस्तों कोई कानून बनाया जा रहा है और उस पर केंद्र और सरकार दोनों अलग अलग मत दे रहे हैं, मतलब कि वो चाह रहे हैं, उन दोनों का मतभेद है दोनों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में जो संघ है यानी कि केंद्र है, जो उसकी मानी जाएगी, यानी केंद्र जो कानून बनाने के लिए कहेगा उसकी मानी जाएगी, राज्य की नहीं मानी जाएगी इस स्थिति में, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों, यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर ले तो वह प्रभावी हो सकता है। यानी कि अगर एक तरफ केंद्र है और एक तरफ राज्य है और राज्य का जो कानून है उसे राष्ट्रपति स्वीकार कर ले कि हाँ भाई ये कानून सही है, तो वो भी प्रभावी माना जा सकता है। यानी फिर केंद्र को नहीं माना जाएगा, राज्य के को कानून को मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों सूची संबंधित जो जानकारी तो हमने पिछले नोट्स में देख चुके हैं। बाकी जो अगर आपको दोबारा से रिवाइज करना है तो आप पिछले उससे देख लीजिए, उसमें अनुसूची के बारे में सारी जानकारी दी रखी है, ठीक है दोस्तों। बाकी आपने ये भी पढ़ा है कि केंद्रीय सूची में कौन कौन से हैं। रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे और संचार, ये केंद्रीय सूची के सब्जेक्ट है दोस्तों। जबकि राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई और खेती किसानी। भाई समवर्ती सूची में दोस्तों न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन और वन, ये सब्जेक्ट है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इसमें क्या है कि निम्नलिखित को मौलिक अधिकारों से भारतीय संविधान के सूचीबद्ध क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला आएगा दोस्तों समानता का अधिकार, उसके बाद होता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार। और यहाँ पे दोस्तों दिए गए हैं कि सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से 18 तक, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से 25 से 28 तक, संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार है अनुच्छेद 29-30 में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है दोस्तों। अब यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बातें दोस्तों, कि मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इन्हें संविधान की अंतरात्मा कहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र लागू करवाने वाला कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से 1978 में भाग 3 से हटा दिया गया, और यह भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 में क्या है दोस्तों, इसमें राज्य के शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है। बस आपको यही याद कर लेना कि 11 में क्या है, राज्य की परिभाषा, इतना बनता है, पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 13 में ये बात याद रख लेंगे कि यदि कोई कानून ऐसा बनाया जाएगा, कोई भी कानून मौलिक अधिकार को टकरावी सीमा तक अविसंगत, यानी कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसकी वजह से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें लगता है मतलब कोर्ट को लगेगा कि इसकी वजह से इस कानून से जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, तो उस कानून को भी शून्य मान लिया जाएगा, यानी कि वो कानून से रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों। इस अनुच्छेद 13 में ये है। आप सीधे सीधे ये याद कर लो, इतना बड़ा करोगे तो उससे आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। सीधी ये चीज़ याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है
कि राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें पहला ही कथन सत्य है कि राज्यपाल की सिफारिश से राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, भले ही उसके पास बहुमत हो या ना हो। भले ही उसके पास अगर बहुमत है तो भी राज्यपाल अगर सिफारिश करते हैं तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अब दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं आपातकाल को, कि आपातकाल आखिर है क्या। तो आपातकाल दोस्तों 3 तरह का होता है। तो राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 में, एक राज्य आपातकाल है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और एक वित्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360 में। तो यह राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में, इसमें क्या है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, जिसके तहत राष्ट्रपति युद्ध या कोई बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरे में पड़ने पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा को 30 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित करवाना आवश्यक है, और आपातकाल की अवधि 6 महीने तक हो सकती है, जिसे संसद के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 52 ये है। अनुच्छेद 56 में क्या है, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में असमर्थ है तो भारत के राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जिससे राज्य का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है, और यह शुरू में 6 महीने के लिए लागू होता है, जिसे संसद की मंजूरी से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। ये अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि यदि भारत की वित्तीय स्थिति का ऋण खतरे में है तो वे इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देती है। वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक भी बार लागू नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ और जान लेते दोस्तों। अनुच्छेद 356 में क्या है कि के अनुसार कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशन का पालन करने में असमर्थ है, यानी विफल हो रहा है दोस्तों। केंद्र ने राज्य सरकार कोई अपना निर्देश दिया, लेकिन वो राज्य सरकार ने माना नहीं है, किसी वजह से उसने विफल हो रहा है मानने में, तो राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, जिससे अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। यह अनुच्छेद संघ को उन स्थितियों में राज्य सरकार पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है जहां वह संघ द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करते हैं। यानी अगर केंद्र सरकार की बातें नहीं मानते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जिससे उनका सारा जो वो है वो केंद्र सरकार के पास पहुंच जाए सारी शक्ति। तो राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों कैसे लगता है, युद्ध होने पर, बाहरी आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के कारण 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। 1978 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने लगाया था दोस्तों। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर भी इंदिरा गांधी ने ही लगाया था। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अनुच्छेद 356 में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था दोस्तों 1951 में। सबसे ज्यादा बार मणिपुर में लगा है 11 बार। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जिनमें एक भी बार अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध और भारी आक्रमण के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 58 में कि यदि अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी की मूल अधिकार जो निलंबन से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 59 जो है यह अन्य मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद है दोस्तों जिन्हें किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यतः किस विशेषता के कारण भारतीय संविधान को प्राय अर्धसंघीय या रूप में संघीय भावना में एकमात्र एक आत्मक के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, संघ सरकार की प्रबल केंद्रीयकरण प्रवृत्तियां और शक्तियां। तो दोस्तों हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है,
एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्तियाँ दोस्तों ये भी कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार कनाडा से। और संविधान की अर्ध संघीय प्रकृति ये भी कनाडा से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये अर्ध संघीय प्रकृति होती क्या है, तो इसका मतलब कि शासन प्रणाली में संघीय एकमात्र दोनों सरकार के गुण होते हैं, और ये केसी बिहार ने दिया था दोस्तों। सहकारी संघवाद क्या है, इसका मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर काम करती है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया था। एक मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ, ये आइवर जेनिट्स ने दिया था दोस्तों। और सौदेबाजी संघवाद दिया था मॉरिस जॉनसन ने। किसने? मॉरिस जॉनसन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों जी, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों आयरलैंड से। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानकारी दोस्तों कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत दिए गए दिशा निर्देश हैं। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और ऐसी नीतियाँ बनाना जो नागरिकों के कल्याण के लिए हो। ये सैद्धांतिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन सरकार के लिए नीति निर्माण में मार्गदर्शक का काम करते हैं। ये नवीन विशेषताएं हैं एवं भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में निहित अनुदेशों के साधन से मिलती जुलती हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था दोस्तों। संविधान की अंतरात्मकता ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ये DPSP के लिए बोला था दोस्तों इन्होंने। ठीक है, इन लक्ष्यों और आकांक्षाओं और घोषणा पत्र का केसी बिहार ने। बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार भुगतान योग्य चेक का टेटिस आन है। राज्य के अधिकार के लिए नैतिक अवधारणा का VN राम ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कुछ DPSP को 3 तरह से बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो जो दोस्तों जो समाजवादी में अनुच्छेद है वो है 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। वहीं दोस्तों जो गांधीवादी अनुच्छेद वो कौन से? 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। उदारवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं दोस्तों? 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ये उदारवादी के अंतर अनुच्छेद आते हैं। कभी कभी ऐसा बोल देता है कि कौन सा गांधीवादी अनुच्छेद है, एक कौन सा गांधीवादी अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, आयरलैंड से क्या चीज़ ली गई दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व लिए गए। राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली गई है। और अमेरिका संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, संघात्मक शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान। वहीं दोस्तों ब्रिटेन संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायिक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और द्विसदनीयवाद। भारत ने संसदीय विशेषाधिकार और विशेषाधिकार को भी ब्रिटेन से ही लिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कास्ट स्थलाकृति मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों चूना पत्थर या डोलोमाइट क्षेत्रों में भूजल क्रिया है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित भू आकृति के कास्ट भू आकृति। कास्ट स्थलाकृति दोस्तों क्या होती है? एक ऐसा भूदृश्य है जो चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम जैसी घुलनशील चट्टानों के रासायनिक क्षरण से बनता है, जिसके फलस्वरूप सिंकहोल, गुफाएं, डूबती और धाराएं और भूमिगत नदियां जैसी विशेषताएं बनती हैं। जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनेट अम्ल बनाता है तो यह चट्टानों को घोल देता है और भूमिगत जल निकासी प्रणालियों का निर्माण करता है। अपरदनात्मक स्थलाकृति कौन सी होती है? सिंकहोल, होलिन, उवालस, चूनायुक्त चबूतरा, कंदराएं और गुफाएं। ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियां दोस्तों। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां स्टेलाइट, स्तंभ से ये। ठीक है दोस्तों, अब ये सिंकहोल दोस्तों होता क्या है? सिंकहोल होता क्या है? तो ये एक
कास्ट स्लैट ये सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। यह एक कीप के आकार का गड्ढा होता है। सिंक होल जो है एक कीप के आकार का गड्ढा होता है जो सतह के ढक जाने से बनता है और गहराई कुछ मीटर की होती है। लुप्त होती धाराएं क्या है दोस्तों? ये ऐसी धाराएं जो चूना पत्थर की दरारों में गायब हो जाती हैं और फिर भूमिगत हो जाती हैं। यानी कि कोई दरार है दोस्तों, उसके अंदर से गुजरती हुई ये चली जाती है उस तरीके से। पोन होल क्या है? एक बड़ा सिंक होल है जिसमें सतही और भूमिगत जल दोनों समाहित होते हैं। इसे सिवेलो होल या सर्वोट्रोट के नाम से भी जाना जाता है। गुफाएं क्या है? पानी के अपक्षय से चट्टानों में बड़ी गुफाएं बन जाती हैं जिसे भूमिगत गुफा प्राणी का निर्माण होता है। बेलिसिन के ओवालस, जब कई समवर्ती सिंकहोल मिलकर एक बहुत बड़ा चौड़ा विशाल अवसाद बना लेते हैं तो उससे बेलिसिन कहा जाता है। स्तंभ क्या है दोस्तों? गुफाओं में चूना पत्थर के पीने से पानी के टकराने से बनने वाली चूना पत्थर की संरचनाएं होती हैं। कोस्ट खिड़की क्या है दोस्तों? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कई सिंकहोल के ढक जाने से बनता है और एक खुला विस्तृत क्षेत्र बन जाता है। अपादित और निक्षिप्त स्लैट रूप क्या है दोस्तों? जैसे कि नालीदार चूना पत्थर और अन्य भूवैज्ञानिक संरचनाएं भी कास्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं। दोस्तों वो लगातार इतना बोलते हैं तो थोड़ा कभी कभी एक आध शब्द इधर उधर हो जाता है, तो उसे आप थोड़ा मैनेज कर लिया करें, ठीक है? क्योंकि इतने बोलने की आदत नहीं है, लेकिन लगातार जो बोलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी तो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो वो शुक्र ग्रह है दोस्तों, जिसका दिन सबसे लंबा होता है। सर्वाधिक घनत्व किसका है दोस्तों? पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? वो शनि का है दोस्तों। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं दोस्तों। सूर्य से बढ़ती दूरी इंद्रकिरण में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये दोस्तों क्षुद्र ग्रह हैं ये तो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इनके बारे में कुछ स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह, इनमें क्या अंतर है दोस्तों? तो ये अपेक्षाकृत ग्रह बहुत छोटे होते हैं, जबकि गैसीय ग्रह विशाल आकार के होते हैं। स्थलीय ग्रह ये चट्टानी पदार्थों के बने होते हैं दोस्तों। स्थल आ रहा है तो यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं, स्थल यानी चट्टानों से। गैसीय तो ये गैस से बने होते हैं। इनकी सतह ठोस होती है क्योंकि ये चट्टानों से बने होते हैं। इनकी सतह ठोस नहीं होती क्योंकि ये गैसों से बने होते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट स्थित होते हैं, सूर्य से दूर स्थित होते हैं। इनके पास कुछ या कोई उपग्रह नहीं है, इनके पास कई उपग्रह होते हैं। इनके पास वलय नहीं होते, इनके पास वलय हैं। तो दोस्तों स्थलीय ग्रह कौन से हैं? जो पहले 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और गैसीय ग्रह जो बाद के 4 हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है दोस्तों। अब इन ग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बुध, ठीक है। तो बुध के बारे में दोस्तों, बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य सबसे निकट है और है 88 पृथ्वी दिनों, यानी पृथ्वी का एक दिन, जैसे पृथ्वी का एक दिन होता है ऐसे 18 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, जिससे सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह बन जाता है, ठीक है दोस्तों। 88 पृथ्वी दिनों में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, जिससे सबसे कम जल्दी सूर्य चक्कर बनाने वाला ग्रह बन जाता है, ठीक है। अब दोस्तों वरुण, तो वरुण है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 165 सालों में सबसे लंबा, यानी दोस्तों सूर्य के चक्कर 165 सालों में लगाता है, जो सबसे लंबा समय है। इसे 1840 में जोहान गेले और अर्वेन जीन जोसेफ ले बेवियर ने खोजा था। जोहान गेले और अर्वेन जीन जोसेफ ले बेवियर ने खोजा था 1840 में। कब? 1840 में। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसे गणितीय अनुमान से खोजा गया था। कैसा एकमात्र ग्रह है जिसे गणितीय अनुमान से खोजा गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ग्रह बृहस्पति। तो दोस्तों बृहस्पति जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उसकी घूर्णन अवधि सबसे कम जो 9 घंटे 55 मिनट है। यानी दोस्तों जो ये अपनी धुरी पर घूमता है वो सबसे कम समय में कितने में? 9 घंटे 55 मिनट में घूमता है। इसके 4 बड़े उपग्रह हैं, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, इससे 4 उपग्रह। इन्हें गैलियन उपग्रह कहा जाता है क्योंकि इन्हें गैलीलियो ने खोजा था। इनमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। कौन सा सबसे बड़ा? गैनीमीड। शुक्र के बारे में दोस्तों, शुक्र के बारे में ये शुक्र ग्रह जो है इस ग्रह की घूर्णन गति सबसे धीमी होती है। इसे एक पूरा घूर्णन करने में पृथ्वी के 243 दिन के बराबर समय लगता है, जिसको शुक्र को दोस्तों घूर्णन सबसे कम गति है
और इसे 243 दिन लगते हैं पृथ्वी के। ठीक है, यह सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल पाए जाते हैं। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है, इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मंगल के बारे में दोस्तों, इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। ओलंपस मोस, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 22 से 25 किलोमीटर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत है जो मंगल ग्रह पर है। कौन सा? ओलंपस मोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और ऊंचा पर्वत है जो मंगल ग्रह पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अरुण के बारे में नहीं पढ़ा है हमने। ठीक है, तो अरुण के बारे में देख लेती। अरुण जो है यह हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे हरित ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए यह हरे रंग का दिखाई देता है दोस्तों। इसकी खोज जो है वो विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। कब की थी दोस्तों? विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। शनि, इसके चारों चमकीले और संकेंद्रित बल होते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों के बने होते हैं। 1665 में ह्यूजेंस ने शनि के बलियों की खोज की थी। 1675 में कैसिनी ने बलियों के बीच की दूरी ज्ञात की थी। सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो दोस्तों वो शनि के ही पास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कर्नाटक में जोड़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित होता है? तो ये साबरमती नदी पर दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो वेनेजुएला नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ये कुछ अन्य जलप्रपात दिए गए हैं। तो कुचिटल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 455 मीटर ऊंचा, वाराही नदी पर दोस्तों, शिमोगा कर्नाटक में। कुचिटल कहाँ पर है? वाराही नदी पर, शिमोगा कर्नाटक में। जो गरसोपा महात्मा गांधी जो जलप्रपात है दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है साबरमती नदी पर, कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है दोस्तों। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान में। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में है। हुंडो जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, गोवा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जलप्रपात 3 प्रकार के होते हैं। एक महाजलप्रपात जो एक बड़ा शक्तिशाली जलप्रपात जो तब बनता है जब बड़ी मात्रा में तेजी से बहता हुआ पानी एक चट्टान से नीचे गिरता है। पिलंज या डुबकी पर जलप्रपात पानी बिना चट्टानी सतह को छुए गिरता है। मान लो दोस्तों चट्टान इसको बिना छुए तो ऐसे जो जलप्रपात गिरता है उसे पिलंज या डुबकी जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, एक है सोपानी या सीढ़ीदार जलप्रपात। इसमें छोटे छोटे झरनों की श्रृंखला होती है जहाँ पानी चट्टानों पर पत्थरों पर बहता है। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ पे चट्टान है, पहले छोटी, फिर थोड़ी इस तरीके से है, फिर इस तरीके से, तो इसमें पानी आता है पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरह से सिड्डीनुमा बन जाती है ऐसी जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही ढंग से मेल खाता है, यानी कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो उसी राज्य में स्थित है जिससे उसे मिले किया गया है? तो शेषाचलम जो पहाड़ियाँ दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? नीलगिरी में, जो 1986 में बनाया गया था। पहला बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों नीलगिरी 1986 में। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, इन्हें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ठंडा रेगिस्तान दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, देवांग अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम में, डिब्रू सैखोवा असम में, नोकरेक मेघालय में, पन्ना मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में दोस्तों, अचनामकार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, कच्छ गुजरात में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, अगस्त्यमाल्या दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तीनों में फैला हुआ है। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में है। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु में। ज्वेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप में है। ठीक है दोस्तों, ज्वेट निकोबार कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र का निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? यानी सूर्य के जो जीवन चक्र का सबसे अच्छा क्रम कौन सा है?
तो सबसे पहले मुख्य अनुक्रम दोस्तों, फिर लाल दानव और श्वेत बोना, ये इसका सही क्रम है। मुख्य अनुक्रम, लाल दानव और श्वेत बोना, ये इसका सही क्रम है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हैं तारा। तारा क्या है? तारा एक विशाल चमकदार गोला है जो प्लाज्मा से बना होता है और आत्म गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधा रहता है। यह अपने आंतरिक भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है और रात में जो अनगिनत बिंदु दिखाई देते हैं वे बहुत दूर के अन्य तारे होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप स्ट्रेट बार देख लेंगे बाद में। ठीक है, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जो लिखा हुआ है उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि समुद्र तल का जो क्वथनांक है वो कितना है? 212 फ़ारेनहाइट है दोस्तों। ये एक सूत्र है दोस्तों जो किसी भी चीज़ को बदल सकता है, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको कैल्शियम में दे रखी है और आपको उसे फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप इस सूत्र से उसे बदल सकते हैं। क्या सूत्र है? C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बदल सकते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट को कैल्शियम में बदलना है तो आप यहाँ से बदल देते हैं। एक मान वो दिए रखेगा दोस्तों, दूसरा निकल के आ जाएगा। आपने किया भी होगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किसी हीटर तापमान तत्व उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गुण तापमान तत्व के रूप में कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? उच्च प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता दोस्तों होती क्या है? तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जो यह बताता है कि वह विद्युत धारा के प्रभाव का कितना दृढ़ता से विरोध करता है। यह इकाई लंबे और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी पदार्थ के प्रतिरोध का माप है। इसकी SI इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोधकता लंबाई या क्षेत्रफल में से स्वतंत्र होती है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में भारत की भागीदारी के पीछे प्राथमिक मिशन क्या है, यानी क्या उद्देश्य है उसका? तो दोस्तों उसका मिशन है मल्टीमीडिया मार्गों के माध्यम से यूरेशिया के साथ संपर्क में सुधार करना। जो हमारा यूरेशिया उसके साथ जो संपर्क है उसके लिए छोटा रास्ता पर लेना दोस्तों, इसका उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, ईरान, रूस और मध्य एशिया को जोड़ने वाला एक किस चीज़ से जोड़ते हैं दोस्तों? भारत, ईरान, रूस और मध्य एशिया को जोड़ने वाला 7200 किलोमीटर लंबा बहुमॉडल नेटवर्क है। इसका उद्देश्य समुद्री, रेल और सड़क मार्गों के माध्यम से माल ढुलाई के समय और लागत को कम करना है। भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने के लिए छोटा मार्ग प्रदान करना है। यह एक ऐतिहासिक मार्ग का आधुनिक पुनरुद्धार है जो हिंद महासागर और फारसी खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है। यह अशगाबाद समझौते के साथ भी तालमेल बिठाता है। कुछ दोस्तों जल संधियाँ दी गई हैं, जैसे बेरिंग जल संधि अलास्का, अमेरिका और रूस और एशिया के बीच एक सेंट्रल जल संधि है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो दोस्तों बेरिंग जल संधि जो जल संधि है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। बाब अल मानदेव, इसे दोस्तों आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है और यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है दोस्तों। होर्मुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच में है और यह पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और सागर से जोड़ता है। पाक जल संधि दोस्तों तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में जल मध्य है जो पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। यह भारत और श्रीलंका से अलग भी करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है दोस्तों? द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार उत्पादन के कार्य फर्मों को उपलब्ध करवाते हैं और आय प्राप्त करते हैं। यदि परिवार इस आय का कुछ भाग बचाता है तो क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं है इसमें, वैसे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ना शायद चक्रवाती प्रभाव संबंधित है। इसमें आय का चक्रवाती प्रभाव है दोस्तों। ठीक है,
इसके बारे में बताया गया है कि आयरन चक्र प्रभाव एक आर्थिक मॉडल या अवधारणा है जिसका उपयोग अक्सर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों और धन के निरंतर प्रभाव को समझने के लिए किया जाता है। यह व्यवसायों और परिवार को उजागर करता है। परिवार के पास जमीन, श्रम, पूंजी होती है। आय मजदूरी के बदले मुनाफा फर्मों को देते हैं। इन फर्म इन संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें परिवार को बेचती हैं। परिवार कंपनियों की वस्तुओं और सेवाओं खरीदने के लिए धन खर्च करता है। कंपनियां परिवार को संसाधनों के उपयोग के लिए भुगतान करती हैं। यह चक्र अर्थव्यवस्था में निरंतर व्यवहार करने हुए गतिशील रखता है। तो दोस्तों आप इसे एक बार पढ़ लेंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं। तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये चार उत्पादन के कारक हैं। और भुगतान के कारक कौन से दोस्तों? तो किराया, वेतन, ब्याज और लाभ। यानी कि भूमि से हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? किराया। श्रम से वेतन मिलेगा, पूंजी से ब्याज मिलेगा और उद्यमी से लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से। पंचवर्षीय योजना क्या क्वेश्चन है जी? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दूसरा कथन सही है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेवा-डॉमल मॉडल था। तो दोस्तों ये इनके मॉडल दिए गए हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेवा-डॉमल मॉडल, दूसरी का पीसी महालनोबिस, तीसरी गॉडगिल मॉडल, चौथी का था दोस्तों रुद्र एलन मॉडल और पांचवी का डीपी धर मॉडल। ये इन्हों के मॉडल हैं दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं कि तीसरी या चौथी किसी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, ठीक है। इनके बारे में जानकारी दोस्तों की दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला स्टील इस्पात संयंत्र जो है वो उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से खुला था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से खुला था दोस्तों। और भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से खोला गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह योजना विफल रही थी क्योंकि दोस्तों इसमें 1962 का चीन युद्ध हो गया था, भारत चीन युद्ध, और 1965 पाकिस्तान से आती युद्ध। इसमें जो लक्ष्य था हमारा 5.6% यानी 5.5% याद कर सकते हैं, और प्राप्त हुआ था 2.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि FRBM अधिनियम के पीछे क्या उद्देश्य था? तो सरकारी उद्यमी कम करना, यानी सरकारी जो उधारी उसको कम करना इसके पीछे का उद्देश्य था। राजकोषीय घाटा दोस्तों होता क्या? राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक हो जाए, यानी खर्च ज़्यादा है और आय कम है। यह सरकार की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है कि वह अपनी आय में कितनी अधिक राशि खर्च कर रही है, और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वो है दोस्तों सेवाएं, और सेवाएं तीसरे क्षेत्र में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2011 जनगणना के अनुसार ये है श्रम की भागीदारी, यानी कि कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है, और जीडीपी यानी भारत में जीडीपी में किसका कितना हिस्सा है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार इसने दे रखा है, 54% लोग खेती में लगे हुए हैं दोस्तों। इनसे जो जीडीपी की प्राप्ति होती है वो 14.5% लगभग में याद कर लो दोस्तों, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं? 24%, और जीडीपी कितने मिलती है? 36.5%। वहीं तृतीय क्षेत्र में दोस्तों 21% लोग लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी कितनी प्राप्त होती है? 54%। तो यानी कि जीडीपी सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है हमें तीसरे क्षेत्र से, और रोजगार सबसे ज़्यादा मिलता है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से थे। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, उदाहरण कृषि, मत्स्य पालन आदि। वहीं दोस्तों दूसरे क्षेत्र में क्या है कि वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण रुई से धागा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, इत्यादि दोस्तों। तीसरे क्षेत्र में ये सेवाएं आ जाती हैं दोस्तों। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन आदि, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है जी मंदिर वास्तुकला की वैसा शैली इन दो शैलियों का मिश्रण होती है। तो दोस्तों डेविड और नागर दो शैलियों का मिश्रण होती है।
इसमें जो है दोस्तों डेविड शैली उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, वो उत्तर भारत में तो दोस्तों डेविड शैली और दक्षिण भारत में नारद शैली का यूज होता है और मध्य भारत में बेसर शैली का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, रायचूर के युद्ध में विजयनगर के कृष्णदेव राय को हराने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों बीजापुर का आदिल शाह। बीजापुर के आदिल शाह ने इनको ऐसे नहीं हराया था दोस्तों, मतलब इस तरीके से हराया था कि इनके एक किले पर कब्जा कर लिया था, फिर वहाँ पर कृष्णदेव राय ने आया था, इसको हरा दिया था और इसको बहुत बेइज्जत भी किया था। ठीक है, तो इसे भी हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो दोस्तों इन्होंने कृष्णदेव राय तुगलक वंश के शासक थे। पुस्तक इनकी अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु भाषा में लिखी थी। 2 मिनट दोस्तों, शायद हमारे पीछे कुछ रह गया नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, तो इस कृष्णदेव राय तुगलक वंश के थे। इनने एक किताब लिखी थी अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु भाषा में दोस्तों, दूसरी लिखी थी जाम्बती कल्याणम जो संस्कृत भाषा में, और इन्होंने अंधभोज यमन राज्य पिता की उपाधि भी ली थी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 4 वंश हुए थे, कौन कौन से? संगम वंश जिसके संस्थापक विजयनगर साम्राज्य पर दोस्तों 4 वंश हुए थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला वंश था दोस्तों संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का ने की थी दोस्तों 1336 में और 1485 तक यह वंश रहा था। दूसरा वंश था दोस्तों सुलभ वंश, इसके संस्थापक है नरसिंह सालुब जो 1485 से 1505 तक रहा था। तीसरा वंश था दोस्तों तुलुक वंश, इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे जो 1505 से 1570 तक था दोस्तों। और चौथा वंश था अरावीडो वंश, इसके संस्थापक थे तिरुमल। ठीक है, जो 1570 से 1650 तक रहे थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरोध में व्यापक विदेशी अभियान के लिए कौन से चोल शासक को श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को। ठीक है दोस्तों, तो चोलों ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक को हराया था। अब दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट हैं दोस्तों, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में जो है, इसे तंजावुर तमिलनाडु में है। इसे राजा प्रथम द्वारा निर्माण किया गया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा किया गया था दोस्तों। इस श्रेणी में मंदिरों को यूनेस्को धरोहर स्थल सूचीबद्ध किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे संगम 30वीं शताब्दी में ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी से इसमें 3 वंश हुए थे, चेव, चोल और पांड्या। तो चेव की राजधानी दोस्तों वंजी, चोलों की राजधानी फुहार और ओवैयू और पांड्य की राजधानी मदोवे जो बैरी नदी के किनारे थी। इनका बंदर रहा था दोस्तों मुजिविस और टोंडी। इसके बंदर रहा था फुहार और कावेरपट्टनम। इसका बंदर रहा था दोस्तों कोरकई। इसका प्रतीक था धनुष और बाण, इसका प्रतीक बाघ और इसका प्रतीक था मछली। और दोस्तों चोल के संस्थापक ट्रावाइटल है, चोल वंश का संस्थापक था ट्रावाइटल। तो 9वीं शताब्दी में दोस्तों चोल वंश था जो 850 से 1280 तक रहा था। इसके संस्थापक विजयालय चोल, ये पल्लवों के सामंत थे। इन्होंने मुत्तराइयों से तंजावुर या तंजौर को कब्जा किया। इन्होंने निस्सुमम सूदनी के लिए एक मंदिर भी बनवाया। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 फारसी कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने वाले प्रसिद्ध मुगल सम्राट का नाम है, तो वो है हुमायूं दोस्तों। कौन? हुमायूं। जिसने फारसी कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया वो कौन था? हुमायूं। तो दोस्तों बाबर की युद्ध 3 वो 4। पानीपत का पहले 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत की बहन लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दूसरा था दोस्तों खानवा युद्ध 1527 में राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। तीसरा युद्ध चंदेरी युद्ध 1528 में, इसने मेहरनियाज को हराया था। और चौथा था दोस्तों घाटवा युद्ध 1537 में, बाबर ने महमूद खान लोदी को इस युद्ध में हराया। दोस्तों ये सारे राजाओं के शासनकाल दिए। आप यहाँ तक के वो शाहजहां नहीं दोस्तों औरंगजेब तक के कार्यकाल को याद कर लेना, किसका कितना कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों, डेट याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सन को याद कर लेंगे। दोस्तों भाई में बाबर के बारे में तथ्य है कि बाबर 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा था। 1504 में काबुल पर कब्जा किया। कब आगरा से काबुल
काबुल अफगानिस्तान स्थानांतरित की गई थी दोस्तों। हुमायूं जीवनी, हुमायूं नामा गुलबहन, इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। मकबरा हाजिया वीरा बेगम द्वारा दिल्ली के 4 बार शैली में निर्मित किया गया, जिसके वास्तुकार मिर्जा जिहाद के दोस्तों। मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। शेर शाह सूरी क्या था दोस्तों? इसका वास्तविक नाम फरीद खान। कब्र सासाराम बिहार में दोस्तों। जीवनटगर रोड का निर्माण करवाया, जो बांग्लादेश से चिट्टगांव से हो लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। कालिंजा दौर में इसकी मृत्यु हो गई। रुपया मुद्रा इसने चलाई थी दोस्तों। वहीं हुमायूं ने प्रमुख युद्ध कौन से? चौसा युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में दोस्तों। इसने ये दोनों युद्ध लड़े थे और जीते थे, जहां उसे शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका निर्वासन हुआ। हालांकि उसने 1555 में सिंध के युद्ध में सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? तो ओडिसी उड़ीसा का दोस्तों। उस नृत्य शैली की पहचान जो आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव से संबंधित है, तो वो है सत्तविया। मोहिनीअट्टम को दोस्तों जादूगर का नृत्य भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों सत्तविया के बारे में है जी। सत्तविया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 15वीं से 16वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव ने विकसित किया था। यह नृत्य अंकिया नाट नामक असमिया नाटकों के लिए संगत के रूप में सूत्रों से उत्पन्न हुआ है। 2000 में इसे भारतीय संगीत नाटक ने भारत में 8 शास्त्रों में शामिल किया गया। तो भारतीय 8 शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कौन से? भारतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुर, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्तविया। ये भारतीय 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार नागालैंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन है? तो हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों नागालैंड है। तो दोस्तों ये राज्य लेख है, ये त्योहार है, इसमें कब मनाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में पंथलू त्योहार मनाया जाता है अप्रैल महीने में। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है दोस्तों अगस्त और सितंबर महीने में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है मार्च अप्रैल महीने में दोस्तों। लोसर मनाया जाता है बुद्ध समुदाय में मार्च अप्रैल में। और पोइला वैसाख मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में अप्रैल माह में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हॉर्नबिल के बारे में जानकारी। नागालैंड की एक 10 दिवसीय संस्कृत उत्सव है, जो हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच कोहिमा के निकट किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा जाए, जिसे नागा संस्कृति में बहुत सम्मान दिया जाता है। इसका आयोजन नागालैंड की 70 जनजातियों समृद्ध संस्कृत विरासत, भोजन, पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 से होमवर्क रहता है कि किस ऐतिहासिक उपलब्धि ने हरिविंदर सिंह को 2025 में पद्म भूषण की से सम्मानित पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें आपको होमवर्क में बताना रहता है। ये क्वेश्चन आप गूगल करके कैसे भी आप इसे बताइए कि दोस्तों जो होमवर्क क्वेश्चन रहता है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसे आप ठीक है, इसे आप क्या करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बाकी दोस्तों आप वीडियो शेयर भी कर दिया करें दोस्तों। बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि मतलब कि बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, ना ही दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा लाइक करते हैं, सिर्फ देखते हैं और छोड़ देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको इसकी जो PDF मिलेगी वो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल कहाँ है दोस्तों? तो आप जब यूट्यूब चैनल पर जाएंगे मेरे पे, तो वहाँ पे नीचे रहता है, उसमें वहाँ पे या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा दोस्तों। सबसे सही है कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी सारी PDF वहीं पर मिलती हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।